नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। आखिर पाकिस्तानी क्यों बोले भारत जिंदाबाद, ये खबर आपको हम दिखाने वाले हैं। भारतीय नौसेना के ऑपरेशन का वीडियो सामने आया है। 23 पाकिस्तानी नागरिकों को बचाने का ये ऑपरेशन है। ईरानी जहाज को सोमालिया के लुटेरों से बचाया गया। 12 घंटे चले ऑपरेशन के बाद जहाज अल कंबर को छुड़ाया गया। बचाए गए पाकिस्तानी बोले हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो सोमालियाई लुटेरों के चंगुल से भारतीय नेवी ने एक बड़े ऑपरेशन को चलाया और इसके बाद भारतीय नौसेना के ऑपरेशन में यह कामयाबी हासिल हुई और सोमालियाई लुटेरों से जहाज को बचाया गया। 23 पाकिस्तानी नागरिकों को बचाने का यह सफल ऑपरेशन है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईरानी जहाज को सोमालियाई लुटेरों से बचाया गया। 12 घंटे तक ऑपरेशन चला और इसके बाद जहाज अल कंबर को छुड़ाया गया है। बचाए गए पाकिस्तानी बोले हिंदुस्तान जिंदाबाद। सुनिए क्या कहा गया पाकिस्तान के नागरिकों की तरफ से और कैसे उन्होंने भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो भारतीय नौसेना समंदर में अपने संकल्प के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। यह संकल्प है समुद्री लुटेरों से आजादी का। समंदर को न सिर्फ भारत बल्कि विश्व के हर देश के लिए सुरक्षित बनाने का संकल्प है। सर्व सुरक्षा के इस भाव से भारतीय नौसेना ने समंदर में बैक टू बैक कई सफल ऑपरेशंस को अंजाम दिया। समुद्री लुटेरों के मन में दहशत पैदा करने में कामयाबी हासिल की है भारतीय नौसेना ने। सबसे ताजा ऑपरेशन में भारतीय नौसेना ने फिर से अपना लोहा मनवाया है और इसकी जो बानगी है वो हमें देखने को मिली और सबूत देखने को मिला जब पाकिस्तानी नागरिकों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। और आइए अब आपको बताते हैं भारतीय नौसेना ने कैसे इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। दरअसल मछली पकड़ने वाले ईरानी जहाज अल कंबर को बचाया है भारतीय नौसेना के जवानों ने। 12 घंटे तक यह ऑपरेशन चला। 12 घंटे चले ऑपरेशन में 23 पाकिस्तानी नागरिक छुड़ाए गए। 9 हथियारबंद सोमालियाई लुटेरों ने कब्जे में लिया था इस जहाज को। आईएनएस सुमेधा के जरिए नौसेना ने इस पूरे मिशन को अंजाम दिया। ऑपरेशन के दौरान नौसेना ने त्रिशूल मिसाइल को भी दागा। यमन के सोकोत्रा द्वीप से 166 किलोमीटर दूर यह अभियान चला, यह रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। पाकिस्तानी नागरिकों ने भारत का आभार जताया। पाकिस्तानी नागरिकों ने इंडिया जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। और चलिए अब आपको सामने ये 4 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। नौसेना के ऑपरेशन का संकल्प क्या है ये आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो 4 तस्वीरें आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन आपको बता दें ये तस्वीर आप देखिए जरा, किस तरह से सोमालियाई लुटेरों के चंगुल से ईरानी जहाज को छुड़ाया गया और इसमें पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल थे। 29 पाकिस्तानी नागरिकों को भी छुड़ाया गया और उन्होंने भारतीय नौसेना का आभार जताया। दरअसल पीएम मोदी कई बार अपने संबोधन में कहते रहे हैं कि भारत विश्व मित्र की भूमिका में है और यह सिर्फ एक स्टेटमेंट भर नहीं है बल्कि एक सच्चाई है। जहाज किसी भी देश का हो, नागरिक किसी भी देश के हो, मकसद सिर्फ एक है, सबकी रक्षा करना, सबकी सुरक्षा करना। और इसी मकसद को भारतीय नौसेना ने आकार दिया है ऑपरेशन संकल्प के जरिए, जिसके तहत अदन की खाड़ी से लेकर सोमालियाई तट तक अभियान चल रहा है। हूती विद्रोही सोमालियाई लुटेरों के खिलाफ भारतीय नौसेना ने मुहिम को छेड़ रखा है। अभी तक 130 से ज्यादा विदेशी नागरिकों की जान भारतीय नौसेना ने अलग अलग ऑपरेशन में बचाई है। 100 दिन से ज्यादा वक्त से चल रहे इन ऑपरेशंस में भारतीय नौसेना ने 18 बार प्रतिक्रिया दी है। 22 जहाज तैनात किए हैं। 5000 नौसैनिक मोर्चे पर डटे हुए हैं और लड़ाकू विमानों की 900 घंटे से ज्यादा उड़ान पूरी हो चुकी है। 133 विदेशी नागरिकों की जान भारतीय नौसेना ने बचाई है अपने ऑपरेशन में। और अब आपको यह भी जानना चाहिए कि आखिर समुद्री लुटेरों का आतंक किन किन रूट्स पर है। सोमालिया का 1800 मील लंबा समुद्री मार्ग, इसके अलावा नाइजीरिया में समुद्री डकैती की 20% से ज्यादा वारदात होती है और अदन की खाड़ी भी समुद्री लुटेरों का पसंदीदा इलाका है। और ये वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त भारतीय नौसेना की नजर है। ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। और अब आपको
चार तस्वीरें दिखाते हैं। वो चार तस्वीरें आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, किस तरह से भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प को अंजाम दिया। इसी ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना ने 29 मार्च को ईरानी जहाज को बचाया। इसमें 23 पाकिस्तानी भी थे। 23 पाकिस्तानियों को लुटेरों के शिकंजे से रिहा करवाया गया। समुद्री लुटेरों को आत्मसमर्पण करने पर भारतीय नौसेना ने मजबूर किया। इससे पहले 15 मार्च 2024 को 40 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद माल्टा का जहाज लुटेरों के चंगुल से छुड़ाया गया था। 35 सोमालियाई लुटेरों ने सरेंडर कर दिया था। 29 जनवरी को ईरानी जहाज पर सवार क्रू समेत 17 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, रेस्क्यू करवाया गया। 4 जनवरी को लाइबेरिया के जहाज पर सवार 15 भारतीयों समेत 22 लोगों को बचाया गया। तो ये 4 तस्वीरें दिखा रही है, शौर्य पराक्रम की कहानी बयां कर रही है भारतीय नौसेना की। किस तरह से भारतीय नौसेना का शौर्य पराक्रम, जो ताकत है, वो इस वक्त समंदर में देखी जा रही है। और यहां पर समुद्री लुटेरे जो दुश्मन हैं, उनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। 23 पाकिस्तानी नागरिकों का रेस्क्यू, ईरानी जहाज की रक्षा कैसे की गई। 29 जनवरी की तारीख, 15 मार्च, 4 जनवरी, ये वो अलग अलग तारीख है जब भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक ऑपरेशंस को अंजाम दिया। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, पीओके में KFC के आउटलेट में भीड़ ने आग लगा दी। पुलिस ने इस सिलसिले में 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर शहर में कुछ अज्ञात लोगों ने एक KFC के रेस्तरां में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि KFC के इजराइल से लिंक होने की वजह से रेस्तरां पर हमला किया गया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और हिंसा में शामिल 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजा में इजराइल के हमले के बाद से पाकिस्तान में KFC के बहिष्कार का आह्वान किया जा रहा है। आज मेरठ से चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यूपी में बीजेपी के सभी सहयोगी मंच पर मौजूद रहेंगे। सीएम योगी, RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी मौजूद रहेंगे मंच पर। मेरठ से अरुण गोविल को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है इस बार। पीएम मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्रांतिधारा मेरठ से एक बार फिर चुनावी रैली का आगाज करने वाले हैं। पीएम और बीजेपी के सामने इस बार 2014 के प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती होगी। हालांकि पार्टी और उसके गठबंधन के सहयोगी इस बार यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं। आज पीएम की मेरठ रैली में यूपी में बीजेपी के सभी सहयोगी दलों के नेता शामिल होंगे। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी, अपना दल एस अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद का नाम भी शामिल है। और वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में आज एक बार फिर से विपक्षी नेताओं का जमावड़ा होगा। पुलिस ने इस रैली में 20,000 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष आज रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। चुनाव की घोषणा के बाद हो रही पहली संयुक्त रैली के जरिए विपक्ष सरकार पर सबसे बड़ा हमला करने की कोशिश में है। आज की रैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, चंपई सोरेन, महबूबा मुफ्ती, डेरेक ओब्रायन, उद्धव ठाकरे समेत 27 दलों के नेता शामिल होंगे। रैली में शामिल होने के लिए कई बड़े नेता दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। और वहीं इंडिया गठबंधन की रैली से पहले राहुल गांधी ने कल सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और केंद्र सरकार पर लोकतंत्र का गला दबाने का आरोप लगाया। राहुल ने लिखा, अहंकारी और भ्रष्ट सरकार का सच बताने के लिए इंडिया गठबंधन दिल्ली में एक बड़ी सभा करने जा रहा है। ये लड़ाई भाजपा और जनता के अधिकारों के बीच है, जिसमें हम जनता के साथ खड़े हैं। लोकतंत्र की जीत में ही इंडिया की जीत है। इस बीच इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होने दिल्ली पहुंची झारखंड की पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने 10 जनपद पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात की। कल्पना सोरेन इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता अग्रवाल से भी मिली थी। यूपी के मुजफ्फरनगर से बीजेपी के प्रत्याशी संजीव बालियान की गाड़ियों के काफिले पर पथराव किया गया। घटना खतौली कोतवाली क्षेत्र के मडगांव की है।
उपद्रवियों ने प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के काफिले की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस दौरान कई कार्यकर्ता के घायल होने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने पथराव के बाद नारेबाजी भी की। गांव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा एक जनसभा की जा रही थी। इस जनसभा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पहले नारेबाजी की गई और फिर उसके बाद में जो बाहर गाड़ियों का काफिला खड़ा था उस गाड़ियों पर पथराव किया गया। उनमें से कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। गांव में अभी वर्तमान में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट को जारी किया है। ओडिशा, पंजाब, पश्चिम बंगाल के 11 उम्मीदवारों के नाम भी इसमें शामिल हैं। बीजेपी की लिस्ट में पंजाब के 6 उम्मीदवार भी हैं। पंजाब के गुरदासपुर से दिनेश सिंह बब्बू को टिकट मिला है। अमृतसर से तरनजीत संधू को टिकट दिया गया है, तो पटियाला से परनीत कौर को टिकट दिया गया है। ओडिशा के 3 उम्मीदवारों में बीजेपी ने 2 दिन पहले ज्वाइन किए भर्तृहरि मेहताब को कटक से प्रत्याशी बनाया है। पंजाब के 6 उम्मीदवारों में से हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किए 4 उम्मीदवारों को मौका मिला है। इसमें परनीत कौर पटियाला से, रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना, सुशील कुमार रिंकू जालंधर, तरनजीत सिंह संधू अमृतसर और दिल्ली में टिकट कटे हंसराज हंस को फरीदकोट से उम्मीदवार बनाया गया है। गुरदासपुर से सनी देओल का टिकट काटकर उनकी जगह दिनेश सिंह बब्बू को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी अभी तक 418 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जिसमें 100 से ज्यादा मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जा चुके हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति का ऐलान किया है। इसकी पहली बैठक कल होने की संभावना है। 400 से ज्यादा सीटें जीतने का संकल्प लेकर लोकसभा चुनाव में उतरी बीजेपी का घोषणा पत्र काफी खास रहने वाला है। पार्टी अपने घोषणा पत्र में ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के लिए बड़े और लोक लुभावन वादे कर सकती है। समिति का काम बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल होने वाले मुद्दों और वादों की पहचान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बीजेपी ने घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया है। इससे पहले पार्टी ने घोषणा पत्र पर जनता की राय मांगी थी। पिछले महीने जेपी नड्डा ने दिल्ली से दर्जनों वीडियो वैन को रवाना किया था। और वहीं चिराग पासवान ने अपनी पार्टी एलजेपी रामविलास कोटे की सभी 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसमें मंत्री अशोक चौधरी की बेटी का नाम भी शामिल है। पहले से तय हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान का नाम है, तो वहीं जमुई सीट पर नामांकन कर चुके चिराग के बहनोई अरुण भारती का नाम भी शामिल है। खास बात यह है कि चिराग से बगावत करने वाली सांसद वीणा देवी को एक बार फिर वैशाली से टिकट मिला है। सस्तेपुर से शाम्भवी चौधरी को और खगड़िया से राजेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। शाम्भवी चौधरी जेडीयू के नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी है। वहीं चिराग से नाराज चल रहे उनके चाचा पशुपति पारस ने एक बार फिर पीएम मोदी के नेतृत्व पर आस्था जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पीएम के साथ अपनी फोटो पोस्ट की है। बिहार में इंडिया गठबंधन की 20 सीटों का बंटवारा भले ही हो गया हो, लेकिन पूर्णिया का पेच उलझता हुआ नजर आ रहा है। पूर्णिया सीट आरजेडी के पाले में, लेकिन पप्पू यादव भी यहां से ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने पूर्णिया से 2 अप्रैल को नामांकन भरने का ऐलान किया है। वरिष्ठ जनप्रतिनिधि साथियों ने 2 तारीख को नामांकन करने का आग्रह किया है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस नेतृत्व के आदेश का। पूर्णिया की जनता का प्रस्ताव कांग्रेस नेतृत्व को हमने अपनी भावना बता दी है। वहीं आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने पप्पू यादव को गठबंधन धर्म निभाने की सलाह दी है। महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट पर सस्पेंस खत्म हो गया है। यहां पर ननंद भाभी के बीच सीधा मुकाबला होगा। एक एनडीए तो दूसरा इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार। सियासी विरासत की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। बारामती सीट से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ेंगी। अजीत और सुप्रिया चचेरे भाई बहन हैं। इस रिश्ते से सुप्रिया और सुनेत्रा ननद भाभी हैं। बारामती सीट 57 सालों से पवार परिवार का गढ़ है। शरद पवार ने 1967 में पहली बार बारामती से विधानसभा चुनाव जीता। वे 6 बार विधायक रहे, फिर बारामती लोकसभा सीट से 4 बार सांसद बने। 2009 से इस सीट से उनकी बेटी सुप्रिया सुले सांसद हैं। सुनेत्रा पहली बार चुनाव में उतरी हैं। वहीं आज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार
प्रचार पर निकलेंगे और इसकी शुरुआत राजस्थान से हो रही है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज और कल राजस्थान में रहेंगे और जयपुर, सीकर, जोधपुर में रैली और रोड शो करेंगे। आज दोपहर करीब 3 बजे सीकर में रोड शो का कार्यक्रम है। ये रोड शो कल्याण जी के मंदिर से घंटाघर होते हुए तापड़िया बगीचे तक जाएगा। अमित शाह 2 अप्रैल को कर्नाटक के 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं 3 अप्रैल को ही यूपी के मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। 4 और 5 अप्रैल को तमिलनाडु में जनसभाओं का कार्यक्रम है। बीजेपी नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को आज भारत रत्न दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में आडवाणी के आवास पर जाकर भारत रत्न सौंपेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 महान हस्तियों को कल देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। खराब स्वास्थ्य के चलते आडवाणी कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में शामिल नहीं हुए थे। राष्ट्रपति आज उन्हें उनके आवास पर भारत रत्न सौंपेंगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। आडवाणी को भारत रत्न मिलने की खुशी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने कल पुरी में समुद्र तट पर उनकी कलाकृति बनाकर बधाई दी। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने की खुशी में उनके बेटे और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने कल रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें बिहार के कई बड़े नेता शामिल हुए। रामनाथ ठाकुर के आवास पर आयोजित रात्रि भोज में बिहार के कई बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा। इसमें डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी और एलजेपी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान भी शामिल थे। भारत रत्न से जब सम्मानित किया गया है तो मुझे लगता है इससे ज्यादा खुशी और हर्ष और गर्व की बात और कोई नहीं हो सकती। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत मिले भारत रत्न सम्मान को उनके बेटे और जेडीयू से राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने ग्रहण किया था। इस समारोह में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश भी आए थे। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने मुख्तार की पत्नी से सरेंडर की अपील की है और साथ ही मुख्तार की मौत को लेकर एसटीएफ पर सवाल भी उठाए। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुख्तार के जनाजे में भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। इस दौरान मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजाल अंसारी ने प्रशासन पर निशाना साधा। इस हॉस्पिटल के जिन डॉक्टरों ने मेरे पिता का इलाज किया और हमें पूरी तरह से मतलब उनका जो इलाज का तरीका है वो संदिग्ध लगता है। अफजाल अंसारी ने कहा कि मुख्तार का एक नाखून भी साबित कर देगा कि उन्हें जहर दिया गया है। सीबीआई के बाद अब ईडी ने भी संदेश खाली केस के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख से पूछताछ की है। ईडी सोमवार को कोर्ट से शाहजहां शेख की रिमांड की मांग करेगी। नॉर्थ 24 परगना के बशीरहाट जेल में ईडी ने संदेशखाली केस के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां से पूछताछ की। सोमवार को कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट लगाकर ईडी उसकी रिमांड लेगी। शाहजहां शेख से ईडी राशन घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग, जमीन पर कब्जा, ईडी की टीम पर हमला करवाने के मामले में पूछताछ करेगी। शाहजहां शेख टीएमसी के ताकतवर नेता के रूप में जाना जाता है। संदेशखाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख पर जमीन हड़पने और उसके गुर्गों पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। बाद में सीबीआई ने उसकी कस्टडी ले ली थी। खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच कई बार मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के पास से 5 किलो आईडी को बरामद किया है। ये छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले का नजारा है। जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच 48 घंटे में 3 बार मुठभेड़ हुई। एंटी नक्सल अभियान के तहत पुलिस और बस्तर फाइटर की टीमें इलाके में सर्च अभियान चला रही थी। उसी दौरान नक्सलियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। कई घंटों तक चली मुठभेड़ के बाद नक्सली जंगल में भाग गए। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के बाद 5 किलो आईडी के अलावा भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अल्केमिस्ट ग्रुप पर ईडी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। ताजा कार्रवाई में ग्रुप की 29 करोड़ 45 लाख रुपए की संपत्तियों को जब्त किया गया।
तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य कंवरदीप सिंह और केडी सिंह की अल्केमिस्ट समूह पर बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने ग्रुप से जुड़ी 29.45 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। जब्त की गई संपत्तियों में एक प्लेन, पंचकुला में 18 फ्लैट और शिमला में जमीन शामिल है। अल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और इसकी कंपनियों पर निवेशकों से 1800 करोड़ रुपए अच्छे रिटर्न देने के वादे पर जमा करने का आरोप है। लोगों को प्लॉट और विला देने का वादा भी किया गया था और उसके बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और वहीं यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। गाने की शूटिंग में दुर्लभ प्रजाति के सांपों के इस्तेमाल करने के आरोप में गुरुग्राम पुलिस ने एल्विश और हरियाणवी सिंगर राहुल यादव के खिलाफ केस दर्ज किया है। एल्विश यादव और सिंगर राहुल यादव फाजिलपुरिया का कुछ महीने पहले ही 32 बोर गाना आया था, जिसमें गले में सांपों को डालकर शूटिंग की गई थी। पीपल फॉर एनिमल एनजीओ की याचिका पर कोर्ट के आदेश के बाद एल्विश और गायक राहुल यादव के खिलाफ गुरुग्राम के बादशाहपुर थाने में केस दर्ज किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी एनिमल एक्ट की और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसका FIR दर्ज की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि शूटिंग के दौरान दुर्लभ प्रजाति के सांपों का इस्तेमाल किया गया, जो कि गैर कानूनी है। खबर गुजरात से। गुजरात के दाहोद में एक फर्नीचर दुकान में लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इसमें एक शख्स की मौत हो गई, 5 लोग हादसे में घायल हो गए। इस फर्नीचर की दुकान की तीसरी मंजिल से सामान ले जाने वाली लिफ्ट अचानक नीचे गिर गई। लिफ्ट उस समय ऊपर जा रही थी। घटना में दुकान के एक कर्मचारी की मौत हो गई और 5 ग्राहक घायल हो गए। जो माल सामान के लिए यूज होती है उसमें उसको ले जा रहे थे। उसी वक्त जो वेट लिफ्टिंग वायर था उसके टूटने की वजह से लिफ्ट नीचे गिर गई, उसमें एक व्यक्ति की डेथ हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक लापरवाही के एंगल से मामले की जांच की जा रही है। घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। खबर पुणे से है। पुणे में पोर्नोग्राफी रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। सिलसिले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। पुणे के लोनावाला के इस बंगले में पॉर्न फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तभी पुलिस ने छापा मारकर शूटिंग कर रहे लोगों को धर दबोचा। पॉर्न फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उनका ये मकसद था कि वो शूटिंग करके जो वेबसाइट्स और एप्स है उनके ऊपर वो पब्लिश करने की तैयारी वो कर रहे हैं। पुलिस ने शूटिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान को भी जब्त कर लिया है। 13 पुरुष और 5 महिलाओं समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए लोगों से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर आगे की जांच की जा रही है। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता जहीर सलमानी की पत्नी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। यूपी के हापुड़ में पॉश कॉलोनी में घर में घुसकर अज्ञात बदमाश ने एक महिला को गोली मार दी। महिला की अस्पताल में मौत हो गई। महिला समाजवादी पार्टी नेता जहीर सलमानी की पत्नी थी। घटना दोपहर के समय हुई। उस समय महिला घर पर अकेली थी और घर के अंदर से भी कुछ ऐसे क्लूज मिले हैं। जो उनका कमरा था उसी के अंदर ये सारे एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए हैं। पुलिस के मुताबिक घर में एक बदमाश घुसा, जिसने महिला पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। शोर सुनकर लोग पहुंचे, लेकिन बदमाश भाग चुका था। खबर दिल्ली से है। दिल्ली के बुराड़ी में नाले की खुदाई के दौरान IGL की पाइपलाइन फटने के बाद आग लग गई। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा ने घटनास्थल का जायजा लिया। दिल्ली के बुराड़ी इलाके के प्रदीप विहार में आज एक नाले की खुदाई चल रही थी। JCB से जगह को खोदा जा रहा था, लेकिन जहां पर खुदाई की जा रही थी वहां पर नीचे एक गैस पाइपलाइन जा रही थी। गैस पाइपलाइन टूट गई और उसके बाद गैस में रिसाव हुआ पाइपलाइन से, और उसके बाद आसपास के इलाके में गैस फैलने लगी और अचानक यहां पर आग लग गई। जिस वक्त यहां पर आग लगी थी उस वक्त यहां पर मजदूर भी काम कर रहे थे। 2 मजदूर इस गड्ढे में यहां पर फंस गए थे। एक मजदूर की मौत हो गई। दूसरा मजदूर था उसको जख्मी हालत में बाहर निकाला गया है। खबर पंजाब के पटियाला से है, जहां पर 10 साल की बच्ची का जन्मदिन उसकी मौत का दिन बन गया। परिवार का दावा है कि केक खाने के बाद यह हादसा हुआ।
ये नजारा 10 साल की बच्ची के जन्मदिन के मौके का है। बच्चे केक काटकर खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन ये खुशी 24 घंटे भी नहीं रही। अगले दिन सुबह बच्चों की तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में मानवी नाम की उस बच्ची की मौत हो गई, जिसका जन्मदिन था। उन्होंने उल्टियां लगियां, ਜਿਹੜੀ छोटी वाली सी उन्हें उल्टियां ज़्यादा कीतियां ते ओहदा केक सारा निकल गया, पर फिर भी ओहदी हालत बहुत ज्यादा नाजुक सी। परिवार का आरोप है कि केक खाने के बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ गई थी। वो केक ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया गया था। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के कलबुर्गी में संत शरण बासवेश्वर की 202वीं पुण्यतिथि मनाई गई और इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। ये नजारा है कर्नाटक के कलबुर्गी में मनाए जा रहे शरण बासवेश्वर रथ यात्रा उत्सव का। उत्सव में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। 18वीं शताब्दी के संत शरण बासवेश्वर की 202वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए भक्तों ने शरण बासवेश्वर यात्रा में भाग लिया। वीडियो में हजारों भक्तों को वार्षिक महोत्सव में भाग लेते देखा जा सकता है। शरण बासवेश्वर यात्रा में मूर्ति को रथ में लेकर ले जाया जाता है। हजारों श्रद्धालु इस रथ को हाथ से खींचकर ले जाते हैं। इस रथ उत्सव को देखने के लिए देश और विदेश से लोग आते हैं। और चलिए अब बात करते हैं सियासी बयानबाजी की। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बदरुद्दीन अजमल को चुनाव से पहले शादी करने की सलाह क्यों दी? आप देखिए इस रिपोर्ट। हिमंता बिस्वा शर्मा ने AIUDF प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अगर शादी करनी है तो जल्दी कर ले, क्योंकि चुनाव के बाद UCC लागू होगा। तब जो कानून का उल्लंघन करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इलेक्शनर पिছত অসমত UCC আহিব, তেতিয়া পাতিলে এৰেষ্ট হ'ব। গতিকে ইলেকশনৰ আগতে কইনা লৈ পাতি ল'লে ঠিক আছে, তেতিয়া মাতিলে আমিও যাম, কাৰণ এতিয়ালৈকে ইলিগেল নহয়। दरअसल असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लाने जा रही है।